लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया था, ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग को देखा था। लेकिन अब इस लेक्चर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अब ओवरराइडिंग को देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए किसी रिलेशनशिप का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपके पास रिलेशनशिप का एग्जिस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में थोड़ा सा फ़र्क ये है, वो फ़र्क ये है कि ओवरलोडिंग के अंदर आपके पास एक फंक्शन मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रहा होता था विद सेम नेम बट डिफरेंट डाटा टाइप एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप, और नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स या आर्गूमेंट्स की टाइप उसके अंदर डिफरेंट होती थी, लेकिन फंक्शन का नाम सेम होता था और वो फंक्शन मल्टीपल टाइम एक क्लास में एग्जिस्ट कर रहा होता था। तो ये ओवरलोडिंग कहलाती थी। लेकिन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास में भी सेम वही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और चाइल्ड क्लास में भी सेम वही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है विद सेम रिटर्न टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है? फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। जिस तरह यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट, उसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है इंटीजर टाइप का और उसमें एक मेथड है डिस्प्ले डाटा का। इसी तरह दूसरी क्लास है चाइल्ड जो कि एक्सटेंड हो रही है इनहेरिट और पेरेंट क्लास से, उसमें एक और वेरिएबल है 200, उसकी वैल्यू उसको असाइन किया हुआ num2, और उसमें भी सेम वही मेथड आपके पास डिस्प्ले डाटा का मेथड जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। क्लास है ओवरराइडिंग की, ठीक है, पब्लिक क्लास ओवरराइडिंग, जिसके अंदर मेन मेथड लिखा गया है और फाइल का नाम और इस क्लास का नाम सेम रखा गया है ताकि एरर हमें मौसूल ना हो, क्योंकि मेन फंक्शन को कंटेन किए हुए है। पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद डिस्प्ले डाटा का मेथड जिस तरह ही हमने कॉल किया है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा और जावा सी ओवरराइडिंग डॉट जावा राइट अप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। कंपाइल होने के बाद जैसे इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। चाइल्ड क्लास के अंदर उसने ओवरलोडिंग के अंदर क्या था, ओवरलोडिंग के अंदर आपके पास आपको जस्ट कॉल करते हुए उस टाइप का फंक्शन जो है पैरामीटर्स पास करने पड़ते थे फंक्शन कॉल करते हुए। लेकिन ओवरराइडिंग के अंदर क्या है, ओवरलोडिंग के निस्बत ओवरराइडिंग के अंदर आपने जिस तरह ही अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने डेफिनेटली उस क्लास का फंक्शन जो है उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग का, फंक्शन ओवरराइडिंग का। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम ओवरराइडिंग करते क्यों हैं। वो ओवरराइडिंग करने की जो पीछे रीज़न है वो ये भी है, वैसे तो कई रीजंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे जो मेजर रीज़न वो यही है कि हमारे पास एक जो जावा एप्लीकेशंस होती है वो डिफरेंट क्लासेस पे बेस कर रही होती है। तो हर क्लास के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन होगा और हर डिस्प्ले का फंक्शन अगर हम डिफरेंट रखें, उसका नेम डिफरेंट रखें, तो वो हमें काफ़ी जितनी क्लासेस होंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उन फंक्शंस के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ओवरराइडिंग के रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर। अब हमारे पास हमें पता है कि हमने अगर एक स्पेसिफिक क्लास का डाटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले डाटा सॉरी। तो फिर हम उस डिस्प्ले डाटा को ही जस्ट कॉल करेंगे। तो हमें पता है अब कि हमने जब भी अपना डाटा डिस्प्ले करवाना है, चाहे जिस मर्जी क्लास से बिलोंग करता है, तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन का है। एब्स्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं। ओवरराइडिंग के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं आपके पास, जिस तरह फाइनल मेथड जो है आपके पास ओवरराइड नहीं हो सकता, स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, प्राइवेट मेथड जो है वो भी ओवरराइड नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अब तक क्लास के साथ यूज़ करते हैं जब आपके पास जो है आप चाह रहे हैं कि उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके मजीद, यानी कि आप इनहेरिटेंस का जो फ्लो चलता आ रहा है आपके पास, आप उस फ्लो को रोकना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं। और
अब ज़रूरी जो है हमारी एक क्लास जो है उसके ऐसे जिस तरह एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है सेम वैसे ही एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी होता है, जिस तरह यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्लास अब्स्ट्रैक्ट है, जिस तरह ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर तमाम जो मेथड होंगे वो अब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया है और क्लास के साथ अब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ, तो आप पे अब नेसेसरी आप पे ज़रूरी हो गया, फ़र्ज हो गया है कि आप क्लास के साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड प्लेस करेंगे। अब इसका अब्स्ट्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको मैं दूं रियल लाइफ में से, वो कुछ इस तरह से है कि वालिद ने प्रॉपर्टी परचेज की है। अब उसके पास जो थी प्रॉपर्टी परचेज करने के पैसे थे जस्ट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के उसके ऊपर घर बनाने के पैसे नहीं थे, तो उसने कहा जी इसके ऊपर घर जो है वो बच्चे खुद बना लेंगे, ठीक है। तो यानी कि वालिद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो सेम वैसे ही हमारे पास ये वालिद है, पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस डिस्प्ले डाटा के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसलिए अब ये किसकी जिम्मेदारी है, चाइल्ड की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। तो सेम इसी वजह से आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं आप जस्ट पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करते होते हैं, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड क्लास फिर करती होती है, जिस तरह यहाँ पे आपके सामने इसी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड ने की हुई है। लेकिन जब चाइल्ड उसको इम्प्लीमेंट करता है फिर उस टाइम जो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं आता, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं आता। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्शन का, और फिर उसके बाद क्लास एब्स्ट्रैक्शन बनाई, डेफिनेटली उसके अंदर हमने एक मेन मेथड लिखा और फिर चाइल्ड क्लास के ज़रिए से उस डिस्प्ले डाटा के मेथड को कॉल कर लिया। अब ये डिस्प्ले डाटा जो मेथड है ये है तो पेरेंट क्लास का, ठीक है, लेकिन उसको कॉल किसके ज़रिए से किया जा रहा है, चाइल्ड के ज़रिए से, डेफिनेटली बिकॉज क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि चाइल्ड के ज़िम्मे थी, इस वजह से चाइल्ड के ज़रिए से उसको कॉल किया गया है। तो इसको कंपाइल करने के लिए अगेन मैं जावा सी लिखूँगा, इसके बाद देन जावा एब्स्ट्रैक्शन। तो आपके सामने है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, डिस्प्ले मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास एज इज कॉल्ड, ठीक है, ये आपके सामने वो चीज़ प्रिंट आउट हो गई है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था आपके पास। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड इन जावा, फाइनल कीवर्ड बेसिकली इस्तेमाल होते हैं जिस तरह हम रियल लाइफ में कहते हैं भाई कोई प्लान दोस्त वगैरह मिलके बना रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई ये बात फाइनल होगी, अब इसमें मजीद बहस की गुंजाइश नहीं है। सेम फाइनल का जो लफ्ज़ है वो जावा में इसी तरह इस्तेमाल होता है कि आप अगर फाइनल जो है वेरिएबल के साथ लगा देते हैं तो हम कहते हैं भाई फाइनल हो गया ये वेरिएबल, इसको जो वैल्यू असाइन कर दी गई बस ये फाइनल है, अब इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह फाइनल आपकी क्लास भी है, इसी तरह फाइनल आपका मेथड भी होता है, और सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पे होता है। तो फाइनल अगर वेरिएबल के केस के अंदर आए तो फाइनल आपका वेरिएबल अगर स्टैटिक वेरिएबल भी है तो दो तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फाइनल वेरिएबल अगर आपका स्टैटिक भी है तो उसको दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप डिक्लेयर करते हुए उसे कोई वैल्यू असाइन कर दें, जिस तरह ये मैंने आपके सामने किया है, और दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि फाइनल वेरिएबल हमेशा कैपिटल जो है अपर केस में लिखा जाता है, ठीक है, अपर, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उसको आम वेरिएबल से डिफरेंट जो है डिस्प्ले करवाने के लिए, अलग दिखाने के लिए आप उसको अपर केस में लिखते हैं। तो वैल्यू आपने असाइन कर दी। और अगली चीज़ जो है नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टैटिक वेरिएबल काफ़ी सारे आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप इसको जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करते जाएं और एक स्टैटिक ब्लॉक आप एक अलग से सेपरेट एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएं और उसके अंदर जाके आप उसकी वैल्यू जो है उसको असाइन कर दें। तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं प्रोग्राम, इसको मैंने सेव किया जी और नाम इक्वल टू 100 किया, इसको सेव किया, इधर आया हूँ मैं, इधर आके कहता हूँ जावा सी फाइनल स्टैटिक डॉट जावा। अब जावा फाइनल स्टैटिक, तो ये आपके सामने है, उसको क्या वैल्यू असाइन हो गई, ये आपके सामने है डिस्प्ले डाटा, जिस तरह मैंने कॉल किया तो उसको ये वैल्यू असाइन होगी। लेकिन अगर मैं इसको जिस तरह ये करता हूँ नाम
इज इक्वल टू num प्लस 1। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट किया है क्योंकि अब ये बात फाइनल हो चुकी थी, तो ये आपके पास एरर आ गया। आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, नहीं उसके अंदर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, वो बात फाइनल हो चुकी है। एनीवे, केस 2 स्टैटिक वेरिएबल फाइनल स्टैटिक को वैल्यू असाइन करने का जो केस 2 है वो हमारे पास ये है कि हम स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर दें अगर हम एट द टाइम डिक्लेरेशन वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। तो मैंने इसको सेव किया है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये आपके सामने कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट किया तो मैंने ये अब आपके सामने एग्जीक्यूट द वैल्यू ऑफ num इज 100। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था फाइनल वेरिएबल फाइनल कीवर्ड का, जो कि जावा में डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है। मज़ीद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।